राजस्थान पिछले एक दशक से ज्यादा वक्त से गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आग में झुलसता रहा है। इस बार इसके लिए 1 नवंबर की तारीख तय की गई। 5% आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी बैंसला ने कहा कि सरकार ने अब तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में अब वार्ता नहीं बल्कि आंदोलन होगा। इस आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने वार्ता का न्योता भेजा, लेकिन बैंसला गुट ने वार्ता से इनकार कर दिया। वहीं गुर्जर समाज का दूसरा गुट सरकार से बातचीत के लिए पहुंचा। किरोड़ी बैंसला जी से मैंने फोन पे बात की थी 2 दिन पहले, जब हमने 3 प्रमुख मांगों पे फैसला लिया। उन्होंने कहा कि आप जो फैसला कर सकते हो आप फैसला कर दो। हमने 3 प्रमुख मांगों पे फैसला कर दिया जो समाज के हक में है। उसके बावजूद अगर कोई जिद पे है, हम तो फिर भी कह रहे हैं कि आंदोलन के लिए आंदोलन करना कतई उचित नहीं है। आरक्षण की पहली मांग साल 2006 में उठी थी। हालांकि गुर्जर आंदोलन देश भर में सुर्खियों में 2007 में तब आया, जब इसने उग्र रूप धारण कर लिया था। नतीजतन पुलिस कार्रवाई में 23 मार्च को 26 लोग मारे गए। गुर्जर आरक्षण आंदोलन का यह सिलसिला वहीं नहीं थमा। अगले साल 2008 में भी गुर्जर सड़कों पर उतरे और आंदोलन फिर से शुरू हो गया। फिर एक बार पुलिस से झड़प में 38 लोग मारे गए। बैंसला की 5% आरक्षण की मांग पर 2015 में फिर से आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में अकेले रेलवे विभाग को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं 70 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरा समाज साथ है, समाज चाहता है अपनी मांगों की पूर्ति। जो बात हो गई, इतनी सारी बातें हुई है, 4 बार बातें हो गई और मांगों का सर्वविदित है, उनको पूर्ति करो। अब एक बार फिर गुर्जर समाज ने 5% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि गुर्जर समाज की आरक्षण सहित मुख्य मांगों का पहले ही समाधान हो चुका है। कुछ मुद्दों को लेकर गुर्जर समाज के नेताओं से वार्ता की जा रही है। इस बीच 9वीं अनुसूची में शामिल करने का क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार का बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुर्जर समाज को प्रदेश में 25 सांसदों के विरोध की नसीहत दी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि वसुंधरा सरकार के वक्त में इस मसले को लेकर पत्र लिखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों के चलते ये मामला अटक गया था। अब 9वीं अनुसूची में मसले को शामिल करने के लिए कानूनी पेचीदगियों से गुजरना होगा। गुर्जर आंदोलन इसलिए पुनः हो रहा है कि उन्होंने गुर्जरों के साथ जब भी समझौता मंत्रिमंडल की समिति ने किया, उसको लागू करने की कभी कोशिश नहीं की। उन समझौतों को लागू करना चाहिए सरकार को। आज गुर्जर आंदोलन होना दुर्भाग्यजनक है। गुर्जरों के साथ में अगर किसी ने वादा खिलाफी की तो भारतीय जनता पार्टी। जब पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी की तो 70 गुर्जर मार के भी उनको आरक्षण नहीं दिया गया। जब हमारी सरकार कांग्रेस की आई तो गुर्जरों को आरक्षण दिया गया। प्रदेश में एक बार फिर गुर्जर समाज के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने वार्ता का दौर शुरू किया। वहीं पुराने अनुभवों को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुर्जर बाहुल्य इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए रासुका भी लगाया है, लेकिन साथ ही गुर्जर समाज के लिए बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक बार फिर राजस्थान में आरक्षण की आग देखी जा सकती है और ये चेतावनी गुर्जर समाज ने फिर दी है। अब लोग कह रहे हैं कि क्या फिर पटरी पे आएंगे गुर्जर। और आपको मालूम है कि जब भी कोई आंदोलन चलता है तो निश्चित रूप से केवल वह जिले या वह स्थान ही प्रभावित नहीं होता, पूरा प्रदेश प्रभावित होता है, वहां के लोग प्रभावित होते हैं। सरकारी स्तर पर सवाल ये आखिर बार बार क्यों गुर्जरों को आंदोलन की राह पे जाना पड़ता है? क्या वास्तव में सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है या फिर कुछ संवैधानिक पेच ऐसा है कि जो चाह रहे हैं गुर्जर समाज के लोग या उनके सहित 5 जातियां जो हैं वो संभव नहीं है? तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ विधिवेता ए.के. जैन साहब हैं, गुट से मुकेश कसाना जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से लक्ष्मण गुर्जर जी हमारे साथ हैं और भाजपा से फतेह सिंह जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले जैन साहब के पास जाना चाहूंगा, आपके पास आना चाहूंगा। हर बार गुर्जर समाज के लोग आंदोलन की राह पे होते हैं, जब या एक मीटिंग करना बैठ भी चुके होते तो लग रहा है यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है कि सरकार चाह करके भी कुछ कर नहीं सकती इस मुद्दे पर? डायलॉग का आप कैसे देखें? जी ए.के. जैन साहब। सर आप समझ नहीं आ रही? खामी से वो जुड़ के कारण वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए मुकेश बैसला जी हमारे साथ हैं इस वक्त। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने रविवार यानी कि 1 नवंबर का कॉल किया कि हम चक्का जाम करेंगे और जगह भी कर। आखिर वजह क्या है कि बार बार गुर्जरों को या तो पटरी पे आना पड़ता है या फिर चक्का जाम करना पड़ता है? सरकारों के और गुर्जर समाज के बीच तालमेल का अभाव रहा या फिर कोई तो ऐसी वजह है कि जो आप लोगों को अभी तक संतुष्ट नहीं किया जा रहा? सर मेरे से सवाल कर रहे हो योगेंद्र जी? मुकेश जी से, मुकेश कसाना जी से। जी सर, जी सर। मैं कह रहा हूं कि हमें शौक नहीं है कि बार बार आंदोलन करें। हमारा कोई ये जो समाज है इस कोरोना काल खंड के अंदर ये सड़क पे आ रहा है, रेल पटरी पे आ रहा है, ये कारण ये सरकारों की नाकामी, सरकारों की वादा खिलाफी, इनकी वजह से जो सरकार वादा करती है, लिखित में समझौता करती है, उसके ऊपर वो अमल नहीं करती है और उसको पालना नहीं करती है, तो इसके खिलाफ समाज में आक्रोश होता है। बेरोजगार युवा जो भटक रहे हैं, जो रोज रोज हमारे नेता कर्नल साहब के पास आते हैं, अपनी पीड़ा सुनाते हैं, तो कब तक हमारा नेता चुप रहे? इन सरकारों की वादा खिलाफी जो होती है इनके साथ हम थक चुके होते हैं, जिससे समाज में उबाल आता है, आक्रोश आता है। इसलिए हम इन सड़कों पे, रेल की पटरियों पे आते हैं। नहीं तो हम राजस्थान की जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं। राजस्थान की जनता अमन चैन से रहे इस कोरोना काल खंड के अंदर, वैसे लोग परेशान हैं। तो ये सरकारों की नाकामी और सरकारों की वादा खिलाफी की वजह से 2 दिन पहले राज्य सरकार की सब कमेटी ने 3 मांगे मानी, ऐसा दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से कि हमने 3 मांगे तो मान चुके हैं, तो इससे कुछ राहत नहीं मिल पा रही है। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, आपको चांदना जी के और रघु शर्मा जी के जो सब कमेटी बनी है, हमारी इस कमेटी से पहले भी बात हुई थी। इन्होंने शहीदों के लिए नौकरी और मुआवजा की बात कही थी और मेघवाल साहब बीमार चल रहे हैं, मेघवाल जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे, मास्टर भवनलाल जी। उसके बाद में चांदना जी ने, आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी सूचना मिली कि चांदना जी ने क्या कहा है कि शहीदों को हम सामाजिक स्तर पर
इकट्ठा करके पैसा 5-5 लाख की घोषणा करते हैं। तो क्या इस समाज का हमारा वजूद यही रहा है? ये समाज इतना बड़ा है, ये समाज उन शहीदों को वैसे ही कोऑपरेट कर देगा। चांदना जी का ये वक्तव्य सुन करके हमको जो दिल में ठेस पहुंची है, उन वीरांगनाओं को ठेस पहुंची है, तो क्या संभावित दिल में दुख नहीं होगा? जी चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। जी मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, वापस आऊंगा मुकेश जी, वापस आऊंगा आपके पास में। अभी AK जैन साहब के पास वापस जाना चाहूंगा। जैन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये संवैधानिक पेचीदगियां हैं या फिर वास्तव में सरकारों की इच्छा शक्ति का अभाव है? जो गुजर चाहते हैं वो मिल नहीं पा रहा या दे नहीं पा रहे, इसे कैसे देखें? देखिए, इसमें दोनों ही बातें हैं। पहली चीज तो सरकारें जो अब तक काम कर रही हैं उसमें ये नीयत कभी भी नहीं रही है कि किसी न किसी करके या गुजरों की मांग को अगर जेन्युइन मांगते हैं तो उसको पूरा किया जाए। और दूसरा ये है कि सरकारों ने हमेशा क्या कोशिश की है कि 50% के अंदर रिजर्वेशन देने की बजाय हमेशा इसको 50% की सीमा के बाहर ले जाने की कोशिश की है। सर्वप्रथम जो गुजर आंदोलन हुआ था, जिसमें फिर अन्य जातियां भी सम्मिलित थी, वो मांग ये थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, क्योंकि सिमिलरली सिचुएटेड दूसरी कम्युनिटी जो मीना कम्युनिटी है, जिसका लाइफ स्टाइल में, रहने स्टाइल में कोई अंतर नहीं है, उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया हुआ था। वो मांग नहीं मानी गई, चोपड़ा कमेटी बनाई गई, चोपड़ा कमेटी ने कुछ और रिपोर्ट दी, सारी बात थी। तो उसके बाद आपने MBC की एक नई क्लास क्रिएट कर इसको देने की कोशिश की। और जब बार बार सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश है कि एक्सेप्शनल केसेज के अलावा आपको 50% से अधिक का रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, तब बार बार सरकारें क्या करती हैं कि उसी को ट्विस्ट करके 50% के बाहर ले जाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि यदि वो 50% के अंदर लाएं तो कुछ कम्युनिटीज को जो ऑलरेडी फायदा ले चुकी हैं या पूरा एक डिटेल डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, वो नहीं किया। फिर वो रिपीटिशन लाया, पहली पिटीशन पिटी, दूसरी पिटीशन फिर लाई, फिर हाईकोर्ट ने कहा कि आप क्वांटिफाइड डाटा पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से ले आए, आपने सर्वे कराया ने जांच कराई है। तो बार बार ये इनके जानते हुए भी जब मामले को आप उलझाया जाता है कि यदि आपको ये मानते हैं कि गुजर और 5 अन्य कम्युनिटी है जो स्पेशल कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन पाने की हकदार हैं, तो उसको आप 50% की सीमा में लाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों आपने एक बड़ा, क्योंकि एक बार राजस्थान हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसमें तो ये भी आया कि इसके पूरे उन्होंने डेटाज दिए कि किस कम्युनिटी के कितने लोगों को रिजर्वेशन मिल चुका है, तो आपको करना। तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल रूप से बार बार एक प्रस्ताव आप ले लेते हैं, हर दल एक राजनीतिक रूप से प्रस्ताव ले लेता है, और उसका परिणाम क्या होता है कि वो कानूनी दांवपेच के आगे फिर पिट जाता है। एक बार आपने नियुक्तियां भी कर दी, स्टे नहीं मिले, तो फिर ये स्टे आ गया कि इनको आप स्थायी नहीं करेंगे। तो बार बार जो आंदोलन की राह आप निश्चित रूप से एक पैकेज बना के देना, कानूनी दांवपेच के अंदर बनाए। अब ये जो 9th शेड्यूल में शामिल करने की बात है, काफी लंबे समय से चल रही है। सरकार केंद्र के सरकार के पार्लियामेंट डालती है, केंद्र सरकार कुछ और बहाना बना देती है। कई बार यह कह सकता है कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट थी, या जो मंडल कमीशन बना था बहुत वर्षों पुराना हो गया, तो आप दोबारा एक कमीशन बना के इस सारे सिस्टम को, क्योंकि ये बात सिर्फ गुजर आरक्षण की नहीं है, मराठा आंदोलन की भी है। आज सिवाय तमिलनाडु के, वो भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, वो भी अभी क्लियर नहीं मिला। किसी राज्य में अभी तक 50% की सीमा जहां भी लांगी गई, ये इनके प्रकार वही स्थिति हुई कि वो ले जाकर वो अटक जाता है। तो आपने रिजर्वेशन को, अगर जब आप मानते हैं कि गुजर और 5 अन्य जातियां एक स्पेशल कैटेगरी में आती हैं, तो उनको अगर रिजर्वेशन देना आप जरूरी भी मानते हैं, तो बार बार उसको उलझाने की बजाय अब मामला कहां उलझ जाए। सर, ये मान सकते हैं कि अभी जो व्यवस्था है रिजर्वेशन की है, कोई भी सरकार उसका रिव्यू नहीं करना चाहती, क्योंकि ये मान के चलते हैं ये बरका छत्ता है और उसके नीचे खड़ा होकर कोई भी उसमें पत्थर नहीं मारना चाहता। हर सरकार राजनीतिक रूप से फायदा लेना चाह रहे हैं। उद्देश्य आरक्षण को जस्टिफाई करना नहीं है, बात राजनीति करना है कि आरक्षण के नाम पर वोट राजनीति कैसे की जाए, इसलिए ये सारा का सारा खेल किया जा रहा है। चलिए फतेह सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं भी। बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार को गुजरों के हक के साथ इंसाफ करना चाहिए, होना भी चाहिए, किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि 25 सांसद हैं राजस्थान से बीजेपी के, और उन सांसदों को देखना चाहिए, नवी अनुसूची में शामिल करवाया जाना चाहिए,
और बजाय सड़क पर विरोध करने के उन सांसदों का विरोध किया जाना चाहिए। मिस्टर डोटासरा जो पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने भी ये बात कही है और रघु शर्मा जो हैं उन्होंने कही है कि 25 सांसद हैं बीजेपी के, उनको पहल करनी चाहिए वहां पे और नवी अनुसूची में शामिल करवाएं। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से 25 सांसद चुन के गए हैं और डोटासरा जी और गहलोत साहब और सचिन साहब ये बात क्यों भूल जाते हैं, जब 2018 का चुनाव आया और पूरे प्रदेश के गुजरों ने एक मत होकर कांग्रेस को मत किया और कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार में आई। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अगर हम सरकार में आए तो हम आपको 5% आरक्षण देंगे। आप देखिए योगेंद्र जी, राजस्थान का गुजर पहली बार इस इतिहास में पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक गुजर प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में नहीं पहुंचा। और आप जिस 25 सांसद की बात आप डोटासरा जी कर रहे हैं या गहलोत साहब कर रहे हैं, मैं गहलोत साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भारी बहुमत से दिल खोल के गुजरों ने आपको मत किया और आपकी सरकार बनी और आपने इन गुजरों से राज में आने के बाद 2019 में एक समझौता किया कि जो भी भर्ती होगी मैं उसमें आपको 5% आरक्षण दूंगा, जो कोई बैकलॉग है उसमें आपको पूर्ण जो भी जितनी भी संख्या है, ये 35,000 है, 40,000 है, 25,000 है, मैं संख्या पे नहीं जाना चाहता, पर जो भी बैकलॉग है उसको मैं पूरा करूंगा। जब आप इन नेताओं के साथ ये समझौता करते हैं उस दिन आपने संवैधानिक चीज का अध्ययन क्यों नहीं किया? और आज जब गुर्जर बार बार रोड पे आ रहा है, मैं आपको इसके बीच में एक बात और कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश में थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, देवनारायण बोर्ड के माध्यम से 300 करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, देवनारायण बोर्ड का गठन किया और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जरों को 5% का आरक्षण दिया, जिसको हाईकोर्ट ने स्टे किया। जब हमारे कोई बिल हमने हाउस में पास करवाया, उसको हाईकोर्ट ने स्टे किया, तो कम से कम गहलोत साहब, पायलट साहब, डोटासरा जी, आपको ये देखना चाहिए था कि मैं 50% के ऊपर अगर जा रहा हूं तो क्या ये इलीगल नहीं होगा? आपने विश्वास दिलाया कि हम 50% के अंदर आप मान के चल रहे हैं। फतेह सिंह जी ये बात तो मानते हैं कि 50% से ऊपर देना एक महज एक बस लॉलीपॉप पकड़ाना है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट भी दे चुकी है, 50% से क्रॉस कर चुकी है। वही जैन साहब अभी कह रहे थे कि मालूम है कि संभव नहीं है, लेकिन मैं उसी बात पे आ रहा हूं योगेंद्र जी। मैं कह रहा हूं जब हमारे बिल को हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, हमारे 50 से ऊपर को स्टे कर दिया, तो कांग्रेस के लोग क्या अपने विधिवेताओं से राय नहीं ले सकते थे? और जो संवैधानिक हो सकता था, आपके पास विधिवेता थे, संविधान के बड़े बड़े ज्ञाता थे, आप उनसे राय लेके क्यों इसको उनके साथ बार बार छलावा करते हो? इसलिए मेरा निवेदन है, गहलोत साहब समय रहते इस प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़े, गुजर रोड पे आए, ये कोविड काल चल रहा है साहब, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो जाए। तो आपका सीधा आरोप है कि कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं है कि कुछ मामलों में जिसे लिंगर ऑन किया गया, आपका यह आरोप है? मेरा सीधा आरोप है कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई के चक्कर में गुजर कम्युनिटी, एमबीसी कम्युनिटी फंस रही है साहब। गहलोत साहब और सचिन पायलट का झगड़ा ये गुजर समाज झेल रहा। जसवंत गुर्जर जी हमारे साथ में जुड़े हैं कांग्रेस से। जसवंत जी आपके पास आ रहा हूं मैं। अभी आपने सुना फतेह सिंह को भी, ये आपसी लड़ाई की वजह से गुर्जरों के हितों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, ये आरोप है बीजेपी का। और आप लोग कह रहे हैं कि 25 सांसद है नवी अनुसूची में शामिल करवाने है, जिसकी वजह से गुर्जर हर बार सड़कों पे आना या फिर पटरी पे बैठ जाना, यानी कि आंदोलन की राह पकड़नी पड़ती है। तो सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि वास्तव में जो जस्टिस होना चाहिए वो करें, या फिर जो सच्चाई है उसको कह करके समझाना चाहिए कि ये संभव नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, हेलो योगेंद्र जी, ये बोलिए जसवंत जी, बोलिए। योगेंद्र जी, मैं आपकी बात पे उससे पहले मेरे भाई फतेह सिंह जी ने कुछ बातें कही हैं। फतेह सिंह जी शायद ये भूल जाते हैं कि ये वही वसुंधरा राजे है जिसने 72 गुजर मारे थे। आप वसुंधरा राजे के कसीदे पढ़ने से पहले सोचा करें और उसके बाद में बोला करें कि वसुंधरा राजे ने 72 गुजर मारे थे। हिंदुस्तान में पहली बार इतना बड़ा नरसंहार किसी सरकार ने किया था तो भाजपा सरकार ने किया था, जिसमें 72 गुजर मारे गए थे।
और आप भूल जाते हैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं करें, डिबेट को डाइवर्ट नहीं करें, विषय पे बात करें। जो विषय 5% का उस पर बात करें। आप ये बेहतर क्या लगा रखा आपने? आप अपनी विषय जो बात गुजर 5% उससे बात कीजिए। गुजर मारे थे, वो गुजरों की समझन बनती है और अपने संधियों को मरवा देती है। आप ये भूल जाते हैं। मैं कुछ नहीं भूल रहा, आप विषय को डाइवर्ट ना करें। जो 5% का मुद्दा है आज गुजर जिस बात को लेकर रोड पे आया है, बात का समाधान कीजिए। ये आप बातें होने से काम नहीं चलेगा। आपने बोला, मैं बीच में बोला, आपने आरोप लगाया, नहीं होगा। फतेह सिंह जी मैं लौटूंगा आपके पास में, फतेह सिंह जी मैं लौटूंगा आपके पास में। एक बार जसवंत गीतों काम नहीं चलने वाला है। आप कसीदे मत करिए, कसीदे मत पढ़िए। यहाँ पे अपने नेताओं के हकीकत को बयां करिए, ये सारा समाज जानता है। हेलो जी जी, देखिए मेरे भाई ये कसीदे पढ़ रहे थे, जब भूल जाते हैं कि बेहतर गुजर इसी नेतृत्व ने मारे थे। रही आरक्षण की, आज इन्होंने आरक्षण की खिचड़ी बना के रखी। जब भाजपा के अंदर कर्नल भैंसला और विजय सिंह जी ने ज्वाइन करा था, उस दिन नवी अनुसूची में शामिल होने की मांग उन्होंने कही थी कि केंद्र में सरकार आएंगी, लोकसभा में आप बीजेपी को बहुमत दीजिए, नवी अनुसूची में शामिल कराएंगे। आज देश में सरकार आए साल भर हो गया, क्या दोबारा मांग उठी? नवी अनुसूची में अगर ये मैटर जाता है तो हाई कोर्ट में वहां से प्रोटेक्शन मिल जाता है। जैसे ए.के. जैन साहब ने भी बताया, जब प्रोटेक्शन मिल जाता है तो बहुत सी विसंगतियां दूर हो जाएंगी। और अभी सरकार ने दिल और दरवाजे अपने दोनों खुले रख रखे हैं। सरकार वार्ता कर रही है, गुजर समाज का कोई भी व्यक्ति सरकार से किसी भी समय बात कर सकता है। अभी वार्ता चल रही है, हमें विश्वास है कि इस वार्ता के सकारात्मक परिणाम आएंगे। बैंसला साहब को भी विश्वास है, उन्होंने भी खुद ने बयान जारी करके कहा है कि हाँ, सरकार से जो लोग बात कर रहे हैं अगर उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे, और निश्चित है रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। जो भी वादे कांग्रेस ने करे, कांग्रेस अपने वादों से कभी नहीं मुकरती है। किसी आंदोलन में किसी के ऊपर लाठी नहीं चलवाई है। आपने चाहे बनियों ने आंदोलन कराओ, ब्राह्मणों ने आंदोलन कराओ, गुर्जरों ने आंदोलन करा, कहीं लाठी, कहीं धमकी और कहीं गोली चलवाने के काम करें। निश्चित है कोरोना का काल है, आने वाला एक बहुत बड़ा पर्व भी दीपावली भी आ रहा है और सब जगह महामारी का सा दौर चल रहा है, पूरा विश्व इससे प्रताड़ित है और हम भी इस चीज को समझते हैं, ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो जाए। इसलिए एक निश्चित मेरी गुजर समाज से भी मांग है कि वो अपनी मांग रखें और निश्चित है कि वार्ता से ही रास्ता निकलेगा और हमारे समाज के जो गणमान्य लोग हैं वो वार्ता सरकार से कर भी रहे हैं और निश्चित है कि सरकार की इच्छा शक्ति है, सरकार ने जो भी वादा करा है वो वादा पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। ए.के. जैन साहब के पास मैं एक बार फिर जाना चाहूंगा। सर, नवी अनुसूची की बात कही जाती है लगातार, उसकी भी लेकिन कुछ लिमिट्स हैं। 2003 के बाद अभी तक एक भी मामला नवी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी कुछ उसमें है। तो ऐसे में अभी भी नवी अनुसूची से कुछ सॉल्यूशन हो पाएगा इसका? देखिए, नवी अनुसूची क्यों आई संविधान में, इसको देखना पड़ेगा। जी, जब देश में भू सुधार किए जा रहे थे, भू सुधार कानून लाए जा रहे थे, जागीरदारी और उसको खत्म किया जा रहा था, तब कई जगह पर संपत्ति के आधार पर और व्यक्तिगत संपत्ति रखने के अधिकार को लेकर इसको जागीरदारी एबोलिशन को और भू सुधारों को चैलेंज किया गया था और उनमें से कुछ जगह से स्टे भी दिया था और उसमें सरकारों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। तब संविधान में संशोधन करके नवी अनुसूची डाली गई थी और उसका उद्देश्य था कि जो भू सुधार कानून है उनको जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर रखा जाए कि फंडामेंटल राइट से अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट है तब भी उनको अवैध या अवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता है। बाद में जब केशवानंद भारती का निर्णय आया, उसमें कह दिया कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ कोई भी कानून है, चाहे वो फंडामेंटल राइट से हिट होता है या नहीं होता है, तो भी सर्वोच्च न्यायालय को उसका जुडिशियल रिव्यू का उसे अवैध घोषित करने का अधिकार है। तो ऐसी परिस्थिति में नवी अनुसूची भी अब बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुकी है। सिर्फ नवी अनुसूची में केस डाल दिया जाएगा या वो संशोधन कानून डाल दिया जाएगा तो वो न्यायालय के परिव्यू से बाहर नहीं हो जाएगा। यदि वो संविधान की मूल भावना के विपरीत है तो न्यायालय उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। कई मामलों को ऐसा स्ट्रक डाउन किया गया है। इसलिए नवी सूची को ले जाना, अगर आरक्षण के 50% की लिमिट को संविधान की मूल भावना में माना जाता है, जैसे लंबे सारे जजमेंट आए अब तक, तो ऐसी परिस्थिति में नवी अनुसूची कोई बहुत बड़ा फायदा दे दी। इसकी बजाय ज्यादा जरूरी यह है
कि आप क्वांटिफाइड डेटा रिकॉर्ड और वो ले जाकर कोर्ट को बताएं कि क्यों, यदि हम 50% की लिमिट से बाहर जा रहे हैं तो ऐसे क्या कारण है कि हमें 50% की लिमिट से बाहर जाना पड़ेगा। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में भी कहा कि कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां ST 80% है, वहां अगर 50% की लिमिट अगर हम कर देंगे तो ये तो रिवर्स रिजर्वेशन हो जाएगा, नुकसान देने की बात हो जाएगी। ऐसे इन परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में जो कानून इंदिरा साहनी का जजमेंट है और उसके बाद के जजमेंट आए, उन सब में भी ये कहा कि दिस इज द नॉर्मल लॉ। पर इसके लिए क्योंकि जो जमीनी मेहनत की जाती है, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा कि आप आंकड़े क्या लेकर आए, ये 30 साल पुरानी रिपोर्ट वापस से आपने पेश कर दी, आपने दोबारा डेटाज ही इकट्ठे नहीं किए, सर्वे ही नहीं कराए। तो अगर ईमानदारी है तो जमीन पर जाकर काम करें, आंदोलन होता जाकर चीटे दे दिए जाते हैं। जी, मैं वापस लौटूंगा सर आप लोगों के पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं आखिर क्यों गुर्जरों को बार बार आंदोलन की राह पकड़नी पड़ती है। सरकारों की शक्ति की कमी है या फिर अपेक्षाएं ज्यादा है या फिर संवैधानिक दायरे के बाहर उनकी डिमांड है जो पूरी होना संभव नहीं है। जैन साहब, फिर एक बार मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा कि नवी अनुसूची का तो ये आपने सारा बताया, लेकिन उसके अलावा एक सवाल और है यहाँ पे कि कुछ ऐसी पेचीदगियां आपको लगती हैं कि अभी भी हैं जो सरकार चाह करके भी नहीं कर सकती लेकिन बताना नहीं चाहती। जैसे आपने पहले ही क्लू दे दिया है कि सारा एक राजनीतिक वो भी है कि कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है कि राजनीतिक लाभ से हम वंचित रह जाएं, और यहां भी मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो आखिर कभी तो आपको सत्य बताना पड़ेगा, क्योंकि बात केवल एक गुर्जरों की नहीं है। गुर्जर अपनी मांग के लिए आंदोलन होता है तो कितनी पब्लिक सफर करती है, वहां के संसाधन, वहां के रहने वाले लोग, उस रूट से गुजरने वाले लोग, कितनी परेशानी होती है। क्योंकि जहां तक आंदोलनों की बात है, आंदोलनों के बारे में तो कानून भी और सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी बार बार कहते हैं कि बंद करना केरल का आज से 40 साल पहले का निर्णय है, और उसके बाद निरंतर अभी शाहीन बाग का निर्णय है। राजस्थान हाई कोर्ट ने जिस तरीके से स्टेचू सर्किल और उसके आसपास के एरिया को बैन लगा रखा है कि भाई आप अपने आंदोलन के लिए सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग नहीं कर सकते, रास्तों को जाम नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। परंतु वही है कि वो शक्ति के आगे सरकारें झुक जाती है, मुकदमे दर्ज होते हैं, वापस ले लिए जाते हैं। वो एक गलत परंपरा है। परंतु ऐसा इसलिए भी करना पड़ता है कि अगर कोई शांतिपूर्वक आंदोलन करता है, अपनी बात करता है, तो सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंगती, सरकारें भी तभी जागती है। डूंगरपुर का उदाहरण हमारे सामने है। आज की डेट में जो भी हुआ कि 8 महीने से आंदोलन चल रहा था तो सरकार को कुछ पता ही नहीं था, बैठे हुए थे लोग, और जब सड़कें रुकी, आग लगी, आगजनी हुई, तब जाके कुछ बातचीत शुरू हुई। तो ये तो एक अलग एस्पेक्ट है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करने के हर एक को छूट है, परंतु शांतिपूर्वक सुना की बात सुनी जाए ये सरकारों पे निर्भर करता है। वो नहीं सुनती, जिसके कारण ही, क्योंकि ज्यादातर जितने भी वायलेंट आंदोलन हुए, उसलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सरकारें ज्यादा जिम्मेदार है। हम गुजर आंदोलन की बात नहीं आई तो वायलेंट भी हुआ। अगर 12 साल में भी आप किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए तो फिर आप किसको दोष देंगे? बिल्कुल। अगर 12 साल में आप ये नहीं तय कर पाए कि आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या कोई रीजनेबल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, तो अब बार बार आप किसको जिम्मेदार देंगे? इसके लिए कि आंदोलनकर्ताओं को जिम्मेदार देंगे, या जिम्मेदारी सरकार की है कि अब 12 आपकी जिम्मेदारी थी, अब आप नहीं कर सकते तो कहिए सामने आके कि हम नहीं कर सकते कानूनन रूप से। परंतु ऐसा कहते हैं कि आपने कई ऐसी कम्युनिटीज को दे रखा है जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, पर वोट की वजह से आप उनका वापस लेके, और जो दूसरी कम्युनिटी उनको शेयर देना नहीं चाहते। तो समस्या राजनीति की ज्यादा है, यहाँ पर कानून की समस्या कम है, समस्या राजनीति। अगर ईमानदारी से सॉल्यूशन रिजर्वेशन का किया जाए
कई बार कोर्ट से भी बार बार कहा कि इसका रीओरिएंटेशन होना चाहिए, जिनको जरूरत है। आपकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में इवन चोपड़ा कमीशन ने मांगा है कि ठीक है एसटी तो नहीं है पर ये कि स्पेशल स्टेटस के हकदार है। ये तो चोपड़ा कमीशन की रिपोर्ट ने भी कहा इनके मामलों को देखते, तो उसके बावजूद भी आप इनका ड्यू क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है काम करने की, आप सिर्फ बहाना बना रहे हैं। आप किसी भी एक वोट पॉलिटिक्स को नाराज नहीं करना चाहते। अगर आप ईमानदारी से सरकारें काम करेंगी तो ये कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास में वापस, मुकेश जी के पास जाना चाहूंगा। मुकेश कसाना हमारे साथ जुड़े। जी मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बात और जानना चाहूंगा, आंदोलन साल में 2 बार 3 बार उसकी घोषणा की जाती है, बैठते भी हैं करते भी हैं, और आपने सही कहा कि हमें कोई शौक नहीं है साहब सड़क पे बैठने का या पटरी पे आने का या पब्लिक को परेशान करने का, लेकिन सरकारें टाइम पे जो चीजें चाहिए वो नहीं देते हैं, तो इस कारण से आना पड़ता है। खैर चलिए, जैन साहब ने भी क्लू दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से आप अगर बैठे रहे तो कोई पूछने वाला नहीं है। सरकारों के भी तभी समझ में आती है कि आपने कुछ, हाँ कहीं पे कुछ हो रहा है तो ही पता लगता है कि हाँ आंदोलन हो रहा है। कहा तो जाता है कि गांधी जी का देश है और शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा का जो रास्ता है उसे अपनाना चाहिए, लेकिन आजकल पता नहीं सुनाई बहुत कम होती है। तो यहां एक बात जानना चाहूंगा कि वास्तव में चाहे गुर्जर हो चाहे दूसरे समाज हो, कभी आप लोगों ने महसूस किया है कि जो सच्चाई है उसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, ना सरकार ना वो समाज जो अपने आप को उस रूट लाइन से नीचे मानता है और अपना अधिकार मानता है कि हमें ये मिलना चाहिए, और जो संभव नहीं है, संवैधानिक दायरे में भी संभव नहीं है, फिर हमें इसे कैसे सेट होगा? ये सारा सरकारें सही नहीं बोलना चाहती, आप लोग सही सुनना नहीं चाहते। देखिए सर, हमारा जो आंदोलन आज 2007 से लेकर के 2006 से ही स्टार्ट हुआ था इस मुद्दे को, बाकी तो काफी दिनों से चल रहा था, और अब 2020 में पहुंच गए। ये भी खत्म होने के लास्ट है, नवंबर का महीना चल रहा है, लास्ट आज 31 अक्टूबर हो गया। हमने जब तक इस सिस्टम को देखा है, इस सिस्टम के अंदर सरकारों की जो इच्छा शक्ति है उसको कमजोर तरीके से देखा है। सरकारें वोट बैंक की राजनीति मान लो या दबाव को कम करने के लिए हमें झूठे वादे करती है। इनके जैसे अभी कांग्रेस सरकार में बड़े भाई जसवंत जी बैठे, कांग्रेस के बड़े नेता है, इन्होंने दुपट्टा पहन रखा है। बड़े भाई फतेह सिंह जी है, इन्होंने भी दुपट्टा पार्टी का पहन रखा है, और मैंने सिर्फ समाज के वो दुपट्टा पहन रखा है जिस समाज ने संघर्ष किया है, जिस समाज ने एक युवा शक्ति के साथ, इस गरीब किसान के साथ, गरीब गुर्जर के साथ कर्नल साहब के नेतृत्व में जो संघर्ष किया है। मैं पूछना चाहता हूं, सरकारें किसी की भी रही हो, हमने हमारे मुद्दे के साथ लड़ाई लड़ी थी। उस मुद्दे को इन सरकारों ने हमें झूठा वादा कर करके हमें इस दाव पेच में फंसा देते हैं, और फिर उनको झूठा वादा करते हैं तो दिल से एक आवाज आती है कि कहीं हमारे साथ छल हो गया, कपट हो गया। फिर से हमें रोड पे आते हैं, सड़क जाम करते हैं, रेल की पटरियां रोकते हैं। दिल में हमें भी दुख होता है कि आमजन परेशान होता है। आमजन परेशान होता है तो हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते हैं, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते हैं, परंतु ये सरकारें अपनी नीयत से और ये सरकार अपनी वोट बैंक की राजनीति की वजह से हमें एक कदम उठाने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि सरकारों को हमने बहुत नजदीक से देखा है। और ये सरकारें, घोषणा पत्र के अंदर पूछना चाहता हूं जसविंद जी से, बैकलॉग की घोषणा जो इस पार्टी का एक जो मैनिफेस्टो होता है वो उनके लिए कुरान होता है, गीता होता है। इसमें किसने कहा था? कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम आपको बैकलॉग भी देंगे। ठीक है सर, उनका वादा कहां गया? वोट बैंक की राजनीति कर ली, गुजरों ने जम के वोट दे दिया कांग्रेस को और कांग्रेस ने सरकार बना दी। उसके बाद में हमने जब मलाना डूंगर के अंदर आंदोलन किया, 2 महीने पहले कर्नल साहब के घर निवास में मीटिंग हुई जयपुर, सरकार को चेताया कि सिर पर कफन बांध करके कर्नल जा रहा है और कर्नल की फौज जा रही है, समाज के बीच में जा रहा है, और समाज, हमने कम से कम 15 महापंचायत करी, सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर सर्दी के अंदर हमने फरवरी के अंदर मलाना डूंगर पर जब रेल रोकी, उसके बाद में सरकार तुरंत विधानसभा के अंदर अपना विधेयक पेश करती है और उसको लागू कर देती है। तो ये अभी जैन साहब कह रहे थे, इनकी बात का समर्थन करता हूं। कानूनविद आदमी है, कानून हाथ में लेना हमारा काम नहीं है, आमजन को परेशान करने का हमारा काम नहीं है। जब तक इस लोकतंत्र के अंदर अहिंसात्मक आंदोलन की आवाज नहीं सुनी जाती है, फिर हमें हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ता है। ये सरकारों को सोचने का काम है। ये सरकार के जो नुमाइंदे जो चुन के जाते हैं, जो झूठे वादे करके। एक बात जानना चाहता हूं मुकेश, एक बात जानना चाहता हूं कि गुर्जर समाज में भी, समाज में बहुत सारे अच्छे सुप्रीम कोर्ट तक लॉयर बैठे हुए हैं, स्टेट में हाई कोर्ट में लॉयर्स बैठे हुए हैं, कानून के जानकार काफी हैं। आप लोगों ने कभी ऐसे सलाह नहीं ली कि हम जो डिमांड कर रहे हैं, कई चीजें ऐसी हैं कि वो संभव नहीं है, जो हो नहीं सकती,
या फिर सरकार इसमें ऊपर तक रिव्यू हो तभी कुछ चीजें संभव हैं? जी सर, हमने सरकारों से जब बातें करी, हमारे साथ ऐसे दौर भी आए, कर्नल साहब ने स्पष्ट कहा सरकारों को कि आपके दायरे में ये चीजें नहीं है तो हमें क्लियर मना कर दीजिए, झूठी लॉलीपॉप मत दीजिए। उसके बाद में सरकारों के अधिकारी वो जो मसूदा लेके आते थे, मसूदा को पढ़ते थे, उन पे साइन करके, इनके जो साइन है, डाटाबेस की बात कर रहा हूं मैं, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, उन साइनों पे सब मंत्रियों के हस्ताक्षर होते थे, उनके सीनियर अधिकारियों के हस्ताक्षर होते थे। हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं सर, उसी टाइम मना कर देते सर, ये आप हमारी बस की बात नहीं है, हमारे अधीन नहीं है काम। फिर उसके बाद में किसकी गलती बताइए सर? हर बार आप लोगों के साथ में छल हो रहा है। छल हो रहा है सर, बिल्कुल छल हो रहा है। ये समाज देख रहा है, ये बेरोजगार युवा देख रहा है, जो बेरोजगार युवा भटक रहा है, इसलिए हमें आंदोलन की राह पकड़नी पड़ती है सर। जी सर, दावे किए जा रहे हैं और किए भी जाएंगे। फतेह सिंह जी ने कहा कि राजीव जी ने, जैसे फतेह सिंह जी भी कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि 2 बार केंद्र सरकार को नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए हम पत्र लिख चुके हैं वसुंधरा जी की सरकार के वक्त, और इधर कांग्रेस कह रही है कि 25 सांसद हैं सरकार में, केंद्र में इस वक्त बीजेपी के, इनको प्रेशर बनाना चाहिए। तो लगता तो ऐसा है दोनों ही पार्टियां अपने स्तर पर काफी कोशिश कर रही हैं, लेकिन करना तो फिर गुर्जर समाज को पड़ेगा। तो अभी तक कुछ ऐसा लगता है कि दोनों सरकारों में से किसी ने या दोनों ही पार्टियों ने कायदे से तो आप लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन एक दायरे से बाहर नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं सर, हमने कर्नल साहब के जन्मदिन पर, जब वहां के समाज के पूरे राजस्थान के कोने कोने के गुर्जर नेता आए, वहां के पंच पटेल आए, हमने कर्नल साहब के जन्मदिन पे ये कहा था कि जो राज्य सरकार ने जो हमसे वादा कर रखा है वो राज्य सरकार पूरा करे, और केंद्र सरकार से जो हमें हक लेना है, जो नवी अनुसूची की बात कर रहे हैं, वो हम केंद्र सरकार से भी करेंगे। हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे। कर्नल साहब ने कहा है कि हम जिस अधिकार के लिए ये गुर्जर समाज 73 वीर सपूतों की कुर्बानी दी है, उसका जो मेन उद्देश्य है, गुर्जरों का 5% आरक्षण सुरक्षित रहे, कोई किसी कानूनी पेच में नहीं उलझे, क्योंकि हमने हर दौर देखा है, जो कानूनी पेच का भी दौर देखा है, 14 महीने भी लागू रह करके फिर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि रोज रोज कि हम रोड पे आए, क्योंकि अन्य समाजों में भी हमारे प्रति नेगेटिव बातें जाती है, हमें राजनीतिक पार्टियों से शिकार हो सकता है। मुकेश जी, वापस आऊंगा आपके पास में। मैं एक बार फतेह सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। फतेह सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा जी। आप एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, उस समाज से भी ताल्लुक रखते हैं। अभी आपने सुना मुकेश जी को कि दोनों ही पार्टियों ने छल किया है गुर्जर समाज के साथ में। आप लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे स्तर पे हमने बहुत कोशिश की है और जो दे सकते हैं वो दिया भी है, लेकिन आपने सुना आप ही के साथी जो पैनल में बैठे हुए हैं, उनका साफ कहना है कि दोनों पार्टियों ने हमारे साथ छल किया है। देखिए योगेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि मुकेश जी का आरोप हो सकता है, पर आज का जो ज्वलंत मुद्दा है जिसपे गुर्जर समाज रोड पे आया है या आंदोलन के लिए तैयार हुआ है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा 5% जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं वो चालू किया जावे, जो बैकलॉग है वो भरा जावे, जो हमारे 3 लोग और शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए, और उनको जो पूर्व में शहीद हुए लोग उनको जो आर्थिक सहायता दी गई वो सहायता दी जाए। और जो आप 25 सांसदों की बात आप कर रहे हैं, मैं आपके 25 सांसदों को आपने जिताया, कम्युनिटी ने जिताया, सब लोगों ने जिताया। आप देखिए 2019 के चुनाव से पूर्व ये कहते हैं केंद्र सरकार आरक्षण के मुद्दे पे क्या करती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10% सवर्णों को आरक्षण दिया। आप देखिए, फिर गुर्जरों के लिए क्यों बोल रहे हो? पूरा अरे गुर्जरों को सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की, मैं सुनूंगा आपको, मैं सुनूंगा। देखिए, नेता की किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति दृढ़ होती है तो उसको सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, आपके नेता की इच्छा शक्ति ही नहीं है साहब कम्युनिटी को लड़ाना, और मैं कैसे इस प्रदेश पे राज करूं। राजा का धर्म प्रजा को मारना, प्रजा के साथ अन्याय करना और प्रजा के साथ दोहरा चरित्र दिखाना। राजा का चरित्र नहीं होता जसवंत जी, राजा का चरित्र होता है प्रजा के साथ न्याय किया जाए। हमने 10% दिया, हमने 10% सवर्णों को दिया, उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं आई। आज प्रदेश का गुर्जर एनबीसी वर्ग का गुर्जर रोड पे आ गया। आपने बार बार इनके साथ 4-4, 5 समझौते किए, इनको बुला बुला के यहां रुकाया और इनके साथ समझौते किए, हम आपकी 5% की पूरी जो भी सर्विस इन प्रोसेस में जो सर्विसेज है उनको पूरा करेंगे।
आप ही के साथ में समझौते पे साइन है ना। अभी मुकेश जी कह रहे थे कि आपने मसूदा तैयार किया, आपने साइन किया, आपके मंत्रियों ने साइन किए, आपने बैकलॉग के लिए कहा। आज आप अगर ये झूठे वादे इस कम्युनिटी के साथ नहीं करते, आप दो टूक इनसे कहते कि ये संविधान इसके ऊपर है, संविधान के अंतर्गत हम नहीं दे सकते, हमारी मजबूरियां हैं, आपको रोना तो पड़ेगा सामने एक बार कम्युनिटी के सामने। या तो देना सीखे या फिर रोना सीखे, दोनों चीजें नहीं चला करती है। इसलिए ईमानदारी के साथ गहलोत साहब, आपको गुर्जर कम्युनिटी ने छप्पर फाड़ के मत दिया है, और ये जब देती है तो बहुत प्यार से देती है, लेती है तो बहुत थप्पड़ मार के लेती है। आप अपनी पार्टी का बताइए फतेह सिंह जी, एक बार आप लोगों ने न्याय किया गुर्जरों के साथ में, ये दावा कर सकते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने गुर्जरों को 5% का आरक्षण दिया, देवनारायण बोर्ड बनाया, हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया। सबसे पहले 5% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया। वो तो होना ही था। आपके जो जिन्होंने उसके बाद देख के संवैधानिक जो संवैधानिक हम कर सकते थे, योगेंद्र जी एक मिनट, योगेंद्र जी, हम जो संवैधानिक कर सकते, हमने देवनारायण बोर्ड का गठन किया, 300 करोड़ रुपए सालाना। आप देखिए वो देवनारायण बोर्ड ही गायब हो गया। 300 करोड़ रुपए हमने दिए छात्रावासों के लिए, शिक्षा के लिए, इनके विकास के लिए। आज देवनारायण बोर्ड का मैं चलो पूछना चाहता हूं, जो देवनारायण बोर्ड के माध्यम से समाज को 300 करोड़ रुपए सालाना आर्थिक मदद होती थी, इनके छात्रावास, शिक्षा पे, बालिकाओं पे, बालकों पे, आज कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूं। वो 300 करोड़ का बजट कम से कम हमारे समाज को तो मिलता ना साहब, हमारी सरकार ने दिया। आप दोहरा चरित्र दिखाते हैं। जो देवनारायण बोर्ड के 98 करोड़ रुपए आपने वो दूसरे छात्रावासों पे आप खर्च कर रहे हैं, दूसरे समाजों को बांट रहे हैं। मुझे आप एक वो करें कि मैंने देवनारायण बोर्ड के नाम पे 2 करोड़ रुपए गुर्जर के छात्रावास पे खर्च किए हैं, आप मुझे एक अधिकारी को बता दें। ऐसे नहीं होता है साहब। जी चलिए जसवंत जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। जो योजनाएं बीजेपी लेकर के आई थी उनको भी रोक दिया आप लोगों ने। मैनिफेस्टो में आप लोग वादा करते हो लेकिन गुर्जरों को दे नहीं पाते हो, ये आरोप है बीजेपी का, फतेह सिंह जी का। योगेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूं, उससे पहले मैं भाई मुकेश कसाना जी को बताना चाहूं कि गुर्जरों का जो आरक्षण का आंदोलन है वो 2006 में शुरू नहीं हुआ है। 2006 में इस आंदोलन के अंदर कर्नल बैंसला जी शामिल हुए हैं। गुर्जरों का आरक्षण का आंदोलन जो चल रहा है वो 2000 से चल रहा है, और उसके लिए शुरू में संघर्ष जसवंत गुर्जर ने भी किया है, विक्रम गुर्जर ने भी किया है, और भी बहुत से कई साथी थे जिन्होंने गुर्जर आरक्षण के लिए संघर्ष करा है। जयपुर में मीटिंगें करी थी, वार्ड वाइज मीटिंगें करी थी, पूरे राजस्थान में हम लोग घूमे भी, और उसके बाद कर्नल बैंसला जी पहली बार आंदोलन में हिंडौन से शामिल हुए हैं, और उसके बाद आंदोलन ने और उन्होंने गति पड़ी। वो हमारे समाज के नेता हैं, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। और गुर्जरों ने कभी भी हिंसक आंदोलन नहीं करा है। शांतिपूर्ण ढंग से गुर्जर अपने घर के बाहर पाटोली में बैठे थे, शांतिपूर्ण ढंग से गुर्जर मलरा डूंगर पे बैठे थे, परचौली में बैठे थे, कहीं भी बैठे थे तो अपने खेत के बाहर बैठे थे, अपने खेत में से जाने वाली रेल लाइन पे भी अगर बैठे थे तो शांति से बैठे थे। उनके ऊपर गोली चलाने का काम शांति से बैठे हुए गुर्जरों के घर के बाहर बैठे हुए गुर्जरों पर गोली चलाने का काम करा तो गुर्जरों की झूठी समदान वसुंधरा राजे ने करा, जिसके कसीदे मेरा भाई फतेह सिंह गुर्जर इस टीवी पे भी कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूं, जब पहली बार बोर्ड बना, बार बार बोलने से इस मुद्दे का हल नहीं होगा जसवंत जी। उसको बोलने से बार बार हल नहीं हो रहा है। आप बात कीजिए, आप 5% का जो बैकलॉग का मुद्दा करेंगे या नहीं करेंगे? अरे आरोप मेरी क्षमता रखो। आपने जो करते किए वो जनता ने देखे हैं, जनता ने देखा है। गुर्जर समाज भूला नहीं है, जो आपने घाव गुर्जर समाज को दिए वो भूला नहीं है। कर्नल बैंसला जी ने आंदोलन करा, हम लोग उनके साथ थे, सारे गुर्जर समाज एकजुट है। उन्होंने जो भी समझौते करे, कांग्रेस की सरकार ने मैनिफेस्टो में जो भी वादा करा उसको पूरा करेंगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कांग्रेसियों के लिए बाइबल है, गीता है, धर्म है। फतेह सिंह जी निश्चित वो हमारे लिए हर धर्म ग्रंथ की तरह है, और हमने जो वादा करा है उस वादे को पूरा करेंगे। उसकी जो कानूनन पेचीदगियां हैं, अड़चने हैं, उसको दूर करके, और हर चीज का रास्ता वार्ता से और समझौते से टेबल के ऊपर बैठ के निकलेगा। और मेरी एक बात और जानना चाहता हूं मैं यहाँ पे, ऐसा एक लगातार कहा जाता है कि जो आंदोलन है, ये आंदोलन की बात योगेंद्र जी मैं आपको बताना चाहूं, देवनारायण बोर्ड के अंदर पहली बार वसुंधरा राजे ने गठन करा तो राजस्थान का एक भी जो चेयरमैन उसका बनाया गया वो कर्नल बैंसला साहब ने अपने समधी को मध्य प्रदेश से लाके राजस्थान में बनाया। उसके बाद में जो दूसरी कमेटी का था, राजस्थान में गुर्जर नहीं है, नहीं राजस्थान में कोई गुर्जर नेता नहीं है। अजी राजस्थान में कोई गुर्जर नेता है कि नहीं है? फतेह सिंह जी राजस्थान पड़ गया, आपको आपकी सुविधाओं का लाभ मिला, उससे क्या फर्क पड़ गया? वो गुर्जर नहीं है, देश
कोई गुजर नेता नहीं है। उसके बाद में देवनारायण योजना के अंदर जो काम सबसे ज्यादा हुए कांग्रेस की सरकार ने करे। आज बच्चियां गुजरों की जो स्कूटियां लेके कॉलेजों में जा रही है वो इस योजना के माध्यम से जा रही है। छात्रावासों का निर्माण सबसे ज्यादा कांग्रेस के समय हुआ और इस सरकार के आने के बाद हमने पहली बार जो वादा किया था, सचिन पायलट ने, अशोक गहलोत ने जो मिलकर वादा करा था, उस वादे को निभाया। पहला अध्यादेश विधेयक जो पारित हुआ वो 5% आरक्षण का हुआ और आरक्षण की जो विसंगति थे उनको दूर करने के प्रयास शुरू हुए और केंद्र सरकार को गुजरों की मांग के अनुसार नवी अनुसूची के लिए पत्र लिखा जो भाजपा के। उसके बाद लोकसभा चुनाव आते हैं, गुजर समाज अपना समर्थन बीजेपी को देता है, बीजेपी के 25 सांसद चुने जाते हैं। आज एक साल के अंदर आपने एक शब्द गुजर, ये अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया, तो क्या गुजर कौम को 5% आरक्षण, वो समय नहीं है उनके पास सोचने का? क्या गुजर आरक्षण गुजरों की कहीं वक्त है? जसवंत जी, आपसे भी और फतेह सिंह जी से भी मैं सवाल करूंगा। आप दोनों ओर से दावा किया जा रहा है कि हमने ज्यादा दिया, हमने ज्यादा दिया। देना चाहिए, अच्छी बात है, सरकारें देने के लिए होती हैं, लेकिन समाज को ये महसूस होता है कि सरकारें हमारे साथ लगातार छल कर रही हैं। ये महसूस होता है गुजर समाज को कि छल कर रही हैं सरकारें हमारे साथ में। तो इसका कोई जवाब है? देखिए, कांग्रेस की किसी भी नीति में, नियत में कोई अंतर नहीं है, कोई खोट नहीं है। आप विश्वास रखिए, जो वादे करे हैं घोषणा पत्र के अंदर, अभी विजन डॉक्यूमेंट, योगेंद्र जी आप भी उसमें थे, कांग्रेस ने जारी करा है। 500 वादों में से 250 से ज्यादा वादे पूरे हो गए और गुजरों की भी जो मांग हमने रखी है हम उससे मना नहीं कर रहे हैं, जो लिखा है वो करेंगे। आप विश्वास रखिए। और फतेह सिंह जी आपके पास आऊंगा। योगेंद्र जी, समाज को ये लगता है कि हमारे साथ छल किया जा रहा है, छल रही है दोनों पार्टियां, और हो ये रहा है कि गुजरों को दलों में बांट दिया। राजनीतिक दलों में खेल है। देखिए योगेंद्र जी, आज मैं सीधा आपके बात का जवाब दूं। जैसे अभी मेरे भाई जसवंत जी कह रहे हैं कि हम इसको पूरा करेंगे। पिछले 2 साल दिसंबर में हो जाने हैं, 2 साल सरकार को हो जाएंगे और 2 साल के बाद चुनावी समर और चुनावी डंका बज जाएगा। आप 2 साल निकल गए, इसमें 4 बार गुजरों को आप बुलाते हैं, 4 बार समझौता करते हैं और फिर भी गुजर वहीं का वहीं है, जहां से चला था वहीं खड़ा है। कांग्रेस का हुआ, मैं तो बीजेपी पे बताइए आप। बीजेपी ने जैसे गुजरों के साथ में बिल्कुल न्याय किया हुआ, ये गुजर समाज के लोग कह रहे हैं। मुकेश कसाना हमारे साथ में बैठे हैं, वो कह रहे हैं दोनों पार्टियों ने छल किया हमारे साथ में। एक पार्टी देखिए योगेंद्र जी, आज देखिए समृद्ध को ना दोष। मैं आज बात ये कहना चाहता हूं, जो पार्टी आज प्रदेश में राज कर रही है, आज उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और जिस तरह इस कोविड काल में, जो ये कोविड काल है, AK जैन साहब के पास जाऊंगा मैं, AK जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उस सॉल्यूशन अगर बात की जाए, चलिए ये इनकी एक्सरसाइज चलती रहेगी, लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं कि गुजरों को किस से जो मांगना चाह रहे हैं वो मिलना संभव है कि नहीं है, और है तो किस स्तर तक क्या दिया जा सकता है जो सरकार देना चाहिए लेकिन दे नहीं पा रही है। देखिए, आज की डेट में तो जो 1% MBC बचा हुआ है वो गुजरों को दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो 50% की लिमिट के अंदर है। दूसरी ओर, चूंकि कुछ लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ था जिसमें उसको माना था, तो जिन लोगों को ऑलरेडी नियुक्त कर दिया था उनको एक अस्थायी रूप से रोक दिया गया था कि इनको नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाए। यदि उनको वापस आपको नियमित करना है तो निश्चित रूप से कुछ अन्य, या तो आपको पोस्ट ज्यादा क्रिएट करनी पड़ेंगी स्पेशल रूप से, या कुछ अन्य लोगों को जो गलत लाभ मिला हुआ है उसको काटना पड़ेगा। उसको काटे बिना तो ये संभव नहीं। बाकी जो मांगे, पॉलिटिकल मांगे, हर्जाना देने की और ये देने की, वो तीसरा तरीका ये है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी कानूनी रूप से निपटाया जाए और कानूनी रूप से सरकार डाटा ले जाकर ये कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए कि नहीं, यहाँ स्थिति ऐसी है कि हम 50% के ऊपर हमें जाना पड़ेगा, 5% MBC आरक्षण राजस्थान में जरूरी है। पर बार बार आप खिलाते रहेंगे, हर सरकार एक नया कानून लाएगी, ये जानते हुए भी कि वो पिट जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आखिर 13 साल का लंबा आंदोलन कोई छोटी चीज नहीं होती, और 13 साल के लंबा आंदोलन करने के बाद भी आप ये तय नहीं कर पाए कि ये देना संभव है या नहीं है,
तो उसका मतलब फिर एक तरीके से आप विद्रोह को बढ़ावा दे रहे हैं, अशांति को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को गलत बात कह रहे हैं। यदि आपके हाथ में है, कानूनी आप कर सकते हो, तो दो ही बातें, एक तो कानूनी आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, दूसरा राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, और कानून के अनुसार आप करना नहीं चाह के बार बार लॉलीपॉप पकड़ाना चाह रहे हो, और फिर चाहते हो कि टाइम बीइंग के लिए मामला रुक जाए। जब भी गुजर आंदोलन होता है, अचानक कुछ गिने चुने अफसर जाते हैं जिनके लिए माना जाता है कि गुजर कम्युनिटी में इनका दखल है या इनका है, ले देके एक IAS ऑफिसर है जिसको आप भेज देते हो, जो वहां रहा है, जो बाय द वे भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी जा चुका है, और कुछ गिने चुने अधिकारियों को भेज देते हो, फिर थोड़ी देर मामला ठंडा कर देते हो, फिर आगे कर जाते हो। पर आखिर कब तक चलेगा? 13 साल हो गए, इस पर का सॉल्यूशन राजनीतिक और लीगल रूप से आपको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं मुकेश कसाना जी से जानना चाहूंगा, 30 सेकंड में मैं आपसे जवाब। मुकेश जी, बहुत छोटा सा है। अक्सर ये भी आरोप लगते हैं कि सरकारों के हाथ में खेल रहे हैं गुर्जर समाज के लोग, और मामले को डाइवर्ट करने के लिए सरकार राजनीतिक दल ही आंदोलन करा रहे हैं। मैं सर आपको बता दूं, गुर्जर कभी सरकारों से नहीं खेलेगा। सरकारों ने जो चाल चलते हैं गुर्जरों के साथ, गुर्जर कर्नल बैसला के नेतृत्व में खड़ा है, उनकी आवाज पे बनने के लिए तैयार है। और सरकारों से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये सरकार कान खोल के सुन ले, यदि इसका जल्दी से रास्ता निकाल ले। हम नहीं चाहते कि राजस्थान के अंदर अमन चैन बिगड़े इस कोरोना काल के अंदर। वैसे ही ये राजस्थान की नहीं, पूरे देश की जनता परेशान है। हम किसी जनता को, आम जन को परेशान नहीं करना चाहते हैं। सरकार से हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो आपने वादा किया था उसको पूरा करिए, और वादा को पूरा करके जो मेरा समाज का बेरोजगार, MBC वर्ग समाज का बेरोजगार जो आपके दर दर ठोकर खा रहा है, कभी किसी मंत्री के पास जाता है, कभी किसी MLA के पास जाता है, और मैं ये कहना चाहता हूं इसका जल्दी से समाधान कर लीजिए। कि कल का दिन इतिहास का दिन 2007-2008 का दृश्य होगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और सरकार दबाना चाह रही है, हम जैसे लोगों में झूठे मुकदमा लगाना चाहती है, और बहुत से गुर्जर नेताओं को परेशान कर रहा है प्रशासन। इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये बंद करें आप। मुकेश जी, समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। तो चलिए, जन टीवी करती है, आप सभी लोगों से अपील भी करती है कि रास्ते अहिंसा के भी होते हैं, वार्ता के भी होते हैं, वार्ताओं से ही हल निकल। किसी भी तरह की हिंसा तंत्र में कोई स्थान नहीं है। शांति बनाए रखिए, साथ आप लोगों की चर्चा हो रही है, शायद कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। लेकिन सरकार स्तर पे भी कोशिश की जानी चाहिए कि जो संभव नहीं है वो सच बोले, और जो संभव है उसको जल्दी देना चाहिए। ये हिम्मत रखनी चाहिए। सरकार अपनी नीयत को साफ रखे। आप सभी का खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद सर। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।